हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को द्वितीय वर्ष सेकेंड सेमेस्टर से फर्स्ट पेपर महात्मा गांधी के बारे में बताने जा रहा हूं। महात्मा गांधी, जिनके नाम से पूरा विश्व अवगत है। इस वीडियो में बताऊंगा महात्मा गांधी कौन थे और उनके जीवन के विभिन्न घटनाक्रम से अवगत कराऊंगा। जैसा कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक विचारक, यह द्वितीय वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है और यह प्रथम प्रश्न पत्र है। तो मैं आज आपको प्रथम प्रश्न पत्र से द्वितीय वर्ष सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र से महात्मा गांधी बताने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी के विचारों से आप लोग अवगत होंगे, महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलन से आप लोग अवगत होंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था, गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है, गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह महात्मा गांधी का कहना था। तो आज हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश देश गांधी के विचारों से प्रेरित हैं और गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हैं और गांधीवादी साधनों को अपनाते हैं। अपनी मांग पूरी करने के लिए, विभिन्न आंदोलनों के लिए गांधीवादी साधनों को अपनाते हैं या गांधीवादी साधनों के माध्यम से अपनी मांग पूरी करते रहते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई होता है। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी होता है। महात्मा गांधी एक वैश्य परिवार में पैदा हुए थे, एक वैश्य परिवार में पैदा होते हैं। इनके जो पिता होते हैं करमचंद होते हैं, वह राजकोट के दीवान होते हैं। महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। वह अपने घर में गीता, रामायण इत्यादि धर्म ग्रंथों का पाठ करती हैं और उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रभाव भी महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है और महात्मा गांधी भी धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। महात्मा गांधी की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह घर ही पर होती है। प्राथमिक शिक्षा महात्मा गांधी की घर ही पे होती है। महात्मा गांधी एक संपन्न परिवार से होते हैं, एक कुलीन वर्ग से संबंधित होते हैं, तो इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। तो महात्मा गांधी की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह घर पर ही होती है। फिर महात्मा गांधी का जो विवाह होता है 1883 ईस्वी में हो जाता है। 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का विवाह हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम होता है कस्तूरबा। विवाह हो जाता है किसके साथ? कस्तूरबा बाई मक्कन जी के साथ महात्मा गांधी का 1883 ईस्वी में विवाह होता है। जैसा कि उस समय कम उम्र में विवाह का प्रचलन होता है। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी 1869 में पैदा होते हैं, यानी कि 69, 70, 80, 11, 13, 14 यानी कि 14 साल की अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी का विवाह हो जाता है। उसमें बाल विवाह की प्रथा होती है और काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। तो 1883 में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा बाई मक्कन जी के साथ हो जाता है। वहीं महात्मा गांधी 1887 में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं। 1887 में हाई स्कूल की परीक्षा पास किए
और जब हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं तो 1888 में यह इंग्लैंड चले जाते हैं। 1888 में यह इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड चले जाते हैं क्या करने के लिए? वकालत पढ़ने के लिए। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में इनका प्रवेश होता है। उसके पश्चात वहाँ से 1891 में यह भारत आते हैं। भारत आते हैं किसकी डिग्री लेकर? बैरिस्टर की। बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत आते हैं। बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत आते हैं और जब बैरिस्टर बन जाते हैं, यानी कि वकील जब बन जाते हैं, एक बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, अपने विषय की जानकार हो जाते हैं, तो यह वकालत करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे वकालत करना शुरू कर देते हैं। कहाँ वकालत करते हैं? काठियावाड़ में। काठियावाड़ में वकालत शुरू कर देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की वकालत चली नहीं। महात्मा गांधी की वकालत चली नहीं। यदि आज महात्मा गांधी की वकालत चल गई होती तो महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं होते। तो 1891 में ही यह गुजरात के काठियावाड़ में वकालत शुरू कर देते हैं। फिर इनको एक अवसर मिलता है और इनको एक सुनहरा अवसर मिलता है 1893 में। उस समय चूंकि ब्रिटेन के जो उपनिवेश होते हैं, विभिन्न कंट्री होते हैं, भारत है, अब अफ्रीका है, श्रीलंका, विभिन्न कंट्री ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का पोषक होता है। वह विभिन्न देशों को अपना गुलाम बना रखा था, विभिन्न देशों के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था। तो दक्षिण अफ्रीका पर भी उसने कब्जा कर लिया था। तो दक्षिण अफ्रीका का, तो गुजरात का एक व्यवसायी होता है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला गुजरात का एक व्यवसायी होता है। तो अब दक्षिण अफ्रीका में उसका कुछ केस चलता है, दक्षिण अफ्रीका की सरकार से उसका कुछ केस चलता है। तो अब यह दादा अब्दुल्ला जो होता है वह महात्मा गांधी के भाई सिखाता है। महात्मा गांधी के भाई से परिचित होते हैं। महात्मा गांधी के भाई महात्मा गांधी सिखाते हैं। महात्मा गांधी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं मुकदमा सुनने के लिए। किसका? दादा अब्दुल्ला का। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा सुनने के लिए वह कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। महात्मा गांधी को तो वहाँ से वापस आना था। अब मुकदमा सुनने के पश्चात, मुकदमे की पैरवी करने के पश्चात, जिरह करने के पश्चात महात्मा गांधी को वापस आना होता है। लेकिन महात्मा गांधी जैसे चले जाते हैं, जैसे अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ वैसे ही रंग भेद की नीति अपनाई जाने लगती है, नस्ल भेद की नीति अपनाई जाने लगती है। वहाँ के जो गोरे लोग होते हैं, अफ्रीका में जो गोरे लोग होते हैं, वह काले लोगों से विभेद करते हैं, इंडियन से विभेद करते हैं। यानी कि वह हे दृष्टि से देखते हैं। महात्मा गांधी को प्रथम श्रेणी में चढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह रिक्शे पर बैठते हैं तो रिक्शे पर भी महात्मा गांधी को बैठने नहीं दिया जाता है, रिक्शे को उलट दिया जाता है। जब महात्मा गांधी होटल में चले जाते हैं कमरा लेने के लिए, तो होटल में उनको कमरा नहीं मिलता है। तो विभिन्न अपमानजनक कार्य महात्मा गांधी के साथ किए जाते हैं। अंग्रेजों के द्वारा अपमानित किया जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी इस अपमान से प्रभावित होते हैं। इस अपमान से महात्मा गांधी के ऊपर बुरा असर पड़ता है और वह वहीं रह जाते हैं। 1893 में यह अफ्रीका जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। बीच बीच में एक आध दो बार भारत आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रह जाते हैं और फिर वहाँ देखते हैं, वहाँ की स्थितियों से अवगत होते हैं कि वहाँ काले और गोरे के बीच विभेद किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। तो उन कानूनों का विरोध करने के लिए दक्षिण अफ्रीकियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए महात्मा गांधी अब संघर्ष करने लगते हैं। महात्मा गांधी वहाँ संघर्ष करने लगते हैं और पूरे भारतीयों को एकत्रित करते हैं, पूरे भारतीयों से मिलते हैं, वहाँ के दक्षिण अफ्रीकियों से मिलते हैं। तो पूरे भारतीयों से मिलते हैं तो संगठन बनाते हैं। फिर महात्मा गांधी अपना आंदोलन चलाने के लिए 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। यह एक आश्रम होता है। यह डरबन से करीब 12 मील दूर होता है। करीब यह कई एकड़ में फैला होता है। यहाँ पर
जो दक्षिण अफ्रीका का एक व्यवसायी होता है वह इसको ज़मीन जो होता है वह महात्मा गांधी को दे देता है फिनिक्स फार्म की स्थापना करने के लिए। तो 1904 में महात्मा गांधी फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं, फिर वह आंदोलन शुरू कर देते हैं, सत्याग्रह आंदोलन वहाँ पर शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से 1910 में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम की स्थापना इन्होंने जोहान्सबर्ग में की थी, जोहान्सबर्ग में की थी। 1910 में महात्मा गांधी टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। यह जोहान्सबर्ग में स्थित होता है। जोहान्सबर्ग में, इस जोहान्सबर्ग से करीब 22 मील दूर यह आश्रम स्थापित होता है। और महात्मा गांधी अब सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी सफलताएं मिलती हैं, और वहाँ दक्षिण अफ्रीका की विधायिका में दक्षिण अफ्रीकियों के लिए, भारतीयों के लिए कुछ कानून पारित हो जाता है, संतोषजनक कानून पारित हो जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक सफल सत्याग्रही के रूप में पैदा होते हैं, या सफल सत्याग्रही के रूप में उभरते हैं। महात्मा गांधी फिर 1914 में भारत आते हैं। 1914 में उनका भारत आगमन होता है एक सफल सत्याग्रही के रूप में। भारत आगमन महात्मा गांधी का 1914 में भारत आते हैं। महात्मा गांधी 1914 में भारत आते हैं और एक सफल सत्याग्रही के रूप में वह भारत की भूमि पर पदार्पण करते हैं। उसके पश्चात जब महात्मा गांधी को चूंकि काफ़ी सफलताएं मिली थी, सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने जो चलाया था उससे काफ़ी सफलताएं मिली थी, तो महात्मा गांधी यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते हैं। इनके आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं लियो टॉलस्टॉय होते हैं। आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉलस्टॉय महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। तो महात्मा गांधी भी यहाँ 1915 में यानी कि 25 मई 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। जब 1915 में महात्मा गांधी साबरमती की आश्रम की स्थापना कर लेते हैं तो यहीं से वह अपने आंदोलन को धार देने के लिए यहीं से वह कार्रवाई शुरू कर देते हैं। यानी कि पहले तो उन्होंने 1915 से लेकर 1917 तक 1915 से लेकर 1917 तक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया था। यानी कि भारत का दौरा किया था। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो भारत का दौरा करते हैं, भारत की स्थिति को देखते हैं, भारत के वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों से, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से अवगत होते हैं। उसके पश्चात महात्मा गांधी 1917 में भारत में अपना पहला आंदोलन चलाते हैं। 1917 में भारत में अपना पहला आंदोलन चलाते हैं जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1917 में चंपारण में अपना आंदोलन चलाते हैं जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो होता है यहाँ पे 1917 में जो चंपारण में आंदोलन होता है यह नील की खेती के विरुद्ध होता है, 3 कठिया खेती के विरुद्ध होता है। तो नील की खेती होती थी, बिहार में नील की खेती होती थी और नील की जो खेती होती थी उसका अधिकांश हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे और बहुत कम हिस्सा किसानों को मिलता था। 3 कठिया, जिसको 3 कठिया खेती कहा जाता था। महात्मा गांधी यहाँ आते हैं, सत्याग्रह करते हैं और बिहार की विधायिका में सरकार ने कुछ संतोषजनक अधिनियम पारित कर दिए जिससे किसानों के दुख बहुत हद तक दूर हो सका था। 1917 में जो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था यह सफल सत्याग्रह था, यह सफल हुआ था। ब्रिटिश सरकार को महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की बात मान ली थी। अब जब 1917 में चंपारण का आंदोलन समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात 1918 में फिर वह 2 आंदोलन चलाते हैं। खेड़ा में, गुजरात में खेड़ा और अहमदाबाद में आंदोलन चलाते हैं। खेड़ा में उन्होंने कर्ण 2 आंदोलन चलाया था, यह भी सफल रहा। अहमदाबाद में
मिल मालिकों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था। अहमदाबाद में जो जितने भी मिल होते हैं, सब मिल मालिक जितने भी मिल होते हैं, मिलों के मजदूर हड़ताल कर देते हैं और उनकी मांगे होती हैं उनको बोनस दिया जाए, उनके वेतन भत्तों में वृद्धि किया जाए। तो मिल मालिक तैयार नहीं होते हैं। परिणाम यह होता है कि सारे मजदूर अनशन पर बैठ जाते हैं। महात्मा गांधी भी चले जाते हैं और मजदूरों के साथ अनशन पर बैठ जाते हैं। और जब महात्मा गांधी को मजदूरों के साथ बैठे हुए अंग्रेज देखते हैं, वहाँ के मिल मालिक देखते हैं, तो मिल मालिकों को भी महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ता है। और मिल मालिकों में और किसान और मजदूर यूनियन में, मिल मालिकों और मजदूर यूनियन में फिर समझौता होता है। गांधी जी मध्यस्थता करते हैं और फिर मिल मालिकों ने बोनस देने का आश्वासन बोनस और वेतन भत्तों में वृद्धि देने का आश्वासन कर दिया और इस तरह से मजदूरों की बात मान ली जाती है। तो महात्मा गांधी का यह जो 3 आंदोलन होता है सफल आंदोलन माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। उन्नीस और महात्मा गांधी 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद में आंदोलन चलाते हैं। अब चूंकि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इसी दौरान 1918 में रौलट एक्ट पारित होता है। रौलट एक्ट पारित होता है 1918 में। यह रौलट एक्ट जो होता है यह काला कानून होता है। काला कानून होता है, काला कानून जिसको हम कहते हैं। इसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील की व्यवस्था दी गई थी। यानी कि अपील कोई, इस कानून के अनुसार जो जिसकी गिरफ्तारी होती थी उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी, कोई दलील नहीं की जा सकती थी, कोई वकील उसके विरुद्ध खड़ा नहीं किया जा सकता था। यानी कि यह नज़रबंदी अधिनियम था, नज़रबंद करने वाला कानून था। तो महात्मा गांधी 1918 के इस रौलट एक्ट का विरोध करते हैं। रौलट एक्ट का विरोध करते हैं क्योंकि महात्मा गांधी 1914 से लेकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का उन्होंने काफ़ी साथ दिया था। यहाँ तक कि वह सैनिक शिविरों में जाकर घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करते हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। यानी कि ब्रिटिश सरकार की काफ़ी सहायता की थी प्रथम विश्व युद्ध में। ब्रिटिश सरकार के आह्वान पर महात्मा गांधी ने भारतीयों से कहा था कि सभी लोग रण क्षेत्र में अपने एक एक सपूत भेजें। यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है कि वह भारत की रक्षा के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने सारे सपूत न सही एक एक सपूत रण क्षेत्र में भेज दें। तो महात्मा गांधी के आह्वान पर काफ़ी लोगों ने युद्ध में भाग लिया था। महात्मा गांधी के आह्वान पर करोड़ों स्टर्लिंग डॉलर चंदा इकट्ठा किया गया था। यानी कि करोड़ों रुपए चंदा एकत्रित किया गया था और सभी लोग सेना में भर्ती हो गए थे। तो महात्मा गांधी की इस सेवा से प्रभावित होकर अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। केसरे हिंद की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को नवाजा गया था। लेकिन 1918 तक आते आते परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो जाती हैं। महात्मा गांधी भी अंग्रेजों की कार्यशैली से पीड़ित हो जाते हैं। महात्मा गांधी भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि 1918 में रौलट एक्ट कानून पारित होता है। रौलट एक्ट जब कानून पारित होता है तो इसका विरोध शुरू हो जाता है और विरोध शुरू करने के लिए फिर 13 अप्रैल 1919 को एक कांड हो जाता है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो जाता है जिसमें कि हजारों लोग मारे जाते हैं। जलियांवाला बाग में हजारों लोग मारे जाते हैं और जो पंजाब का गवर्नर होता है हंटर, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो महात्मा गांधी इस घटना से व्यथित होते हैं। महात्मा गांधी इस घटना से व्यथित होते हैं। वहीं महात्मा गांधी 1919 में खिलाफत आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। खिलाफत
आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। खिलाफत आंदोलन, यह खिलाफत आंदोलन क्या होता है? तुर्की का जो खलीफा होता है, सुल्तान होता है, उसको खलीफा बोला जाता है। तो सारे भारत के सारे मुसलमान ये चाहते थे कि इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के साम्राज्य को छिन्न भिन्न न किया जाए, तुर्की के साम्राज्य को छिन्न भिन्न न किया जाए। लेकिन और इसके विरोध में सारे मुसलमान संगठित होकर खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो खिलाफत आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों के ऊपर या जो प्रथम विश्व युद्ध के जो नायक होते हैं, जो मित्र राष्ट्र होते हैं, उनके ऊपर इस खिलाफत आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ता है। तुर्की के साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, वहाँ का जो सुल्तान होता है उसको निर्वासित कर दिया जाता है और कमाल पाशा के नेतृत्व में वहाँ धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना होती है। तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना हो जाती है। तो खिलाफत आंदोलन जो होता है वह असफल हो जाता है। और फिर 1920 में ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जब अंग्रेजों की नीतियों को देख चुके थे, अंग्रेजों ने जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही छटनी की नीति शुरू कर दी थी, छटनी की नीति शुरू कर दी थी। और भारत आर्थिक दुर्दशा का शिकार हो गया था। सारे भारतीय अंग्रेजों को ही इस दुर्दशा का जिम्मेदार मानते थे। तो ऐसे में महात्मा गांधी अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं। असहयोग आंदोलन चलाते हैं। इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य होता है कि ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक आर्थिक रूप से इतना पंगु कर दिया जाए कि ब्रिटिश सरकार असहाय हो जाए। तो महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य होता है कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और राजनीतिक मशीनरी पंगु हो जाए और ब्रिटिश हमारे सामने झुकने को मजबूर हो जाए। ब्रिटिश सरकार हमारे सामने झुकने को मजबूर हो जाए या हमारी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। यह आंदोलन चलता रहता है। क्योंकि मैं बहुत आपको संक्षेप में सारे घटनाक्रम से अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार को जानने के पूर्व हमें महात्मा गांधी के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके विभिन्न आंदोलन के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाते हैं। सभी लोग भाग लेते हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी को संपूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। और महात्मा गांधी को जब संपूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया जाता है आंदोलन का, तो आंदोलन चलाते हैं। इसमें विभिन्न कार्यक्रम रखते हैं, विभिन्न मांग रखते हैं और उसके पश्चात यह आंदोलन चलता रहता है, प्रगति करता रहता है। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग होते हैं सभी लोग महात्मा गांधी के साथ होते हैं। लेकिन यह आंदोलन जैसे ही प्रगति करता है वैसे ही 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हो जाती है, चौरी चौरा कांड, जिसको हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा में एक कांड घटित हो जाता है। चूंकि उसमें आंदोलन चल रहा होता है, पूरे देश में आंदोलन चलता है और इस आंदोलन को समर्थन मिलता रहता है, इस आंदोलन को समर्थन मिलता रहता है। तो गोरखपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की या हम स्वयंसेवक कह सकते हैं, स्वयंसेवकों की एक जुलूस निकल रहा था चौरी चौरा में। गोरखपुर की चौरी चौरा में एक जुलूस निकलता है और इस जुलूस में जितने पुलिस वाले होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है और पुलिस वालों और जुलूस के बीच झड़प हो जाती है। यानी कि पुलिस और जुलूस के बीच झड़प हो जाती है और जो जुलूस में शामिल स्वयंसेवी होते हैं, जो कांग्रेसी होते हैं, कांग्रेसी स्वयंसेवी होते हैं, यह अब उद्वेलित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं और परिणाम यह होता है कि संघर्ष शुरू हो जाता है। पुलिस वालों और जुलूस के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और ये जो कांग्रेसी होते हैं या जो स्वयंसेवी होते हैं यह पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटने लगते हैं। पुलिस कितने होती है? 21 पुलिस होती है और जुलूसों की संख्या जो होती है सैकड़ों में होती है। जुलूसों की संख्या सैकड़ों में होती है, हजारों में होती है। तो जुलूस जो कार्यकर्ता होते हैं
स्वयंसेवी होते हैं या पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगते हैं और पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए चौरी चौरा थाने में घुस जाते हैं, थाने को चारों तरफ से बंद कर लेते हैं। लेकिन भीड़ का गुस्सा इतने से ही शांत नहीं होता है। भीड़ जिस थाने को चारों तरफ से घेर लेती है और उसमें आग लगा देती है। जब आग लगा देती है तो उसमें से 21 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं, एक दरोगा और 20 सिपाही जलकर मर जाते हैं। महात्मा गांधी को जैसे ही पता चलता है, उसमें महात्मा गांधी बंबई में होते हैं, जैसे ही महात्मा गांधी को पता चलता है कि गोरखपुर में एक बहुत बड़ी हिंसक घटना घटित हुई है, तो महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन के दौरान कहा था कि मैं यह आंदोलन शुरू कर रहा हूं, लेकिन मेरे आंदोलन के कार्यक्रम यदि ठीक से अमल किए जाएं और अहिंसक पूर्ण किए जाएं, यानी कि अहिंसक साधनों का प्रयोग किया जाए, तो यह हम लोगों को तो भारत को 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी ने लोगों को चेतावनी दिया था कि मेरे आंदोलन के दौरान कहीं भी हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यदि हिंसक घटनाएं हुई तो मैं अपने आंदोलन को स्थगित कर दूंगा। तो महात्मा गांधी को जैसे ही पता चलता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसक घटनाएं घटित हो गई हैं, तो वैसे ही महात्मा गांधी अब क्या करते हैं, आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। जैसे ही महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित करते हैं, वैसे ही 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया जाता है और उसके पश्चात महात्मा गांधी को 1924 में रिहा किया जाता है। 1924 में रिहा कर दिया जाता है। 1924 में रिहा कर दिया जाता है। स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया जाता है। इनको 6 वर्षों की कारावास हो जाती है, लेकिन 1924 में स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया जाता है। फिर 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना जाता है। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना जाता है। इस पूरे जो तिथिवार मैं आपको बता रहा हूँ, तिथिवार घटनाएं महात्मा गांधी के जीवन की, इस तिथिवार घटनाओं का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, उसके पश्चात महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को फिर एक आंदोलन शुरू करते हैं। उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, क्योंकि 11 मार्च 1930 में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में हजारों कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं। उस हजारों कार्यकर्ता में महात्मा गांधी 79 कार्यकर्ताओं का चयन करते हैं और यही 79 कार्यकर्ता जो होते हैं महात्मा गांधी के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तट की तरफ कूच करते हैं। इसको हम दांडी आंदोलन या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और फिर 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी तट पर पहुंचते हैं और यहीं से अपने हाथों पर नमक बनाते हैं। नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। यह भी आंदोलन असहयोग आंदोलन की तरह से प्रगति करता जाता है। नेताओं की गिरफ्तारी होती रहती है। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में या दांडी मार्च में या नमक आंदोलन में भी महात्मा गांधी का जो आंदोलन होता है वह प्रगति करता जाता है। लगभग 90,000 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ब्रिटिश सरकार के द्वारा हो जाती है। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको जेल भेज दिया जाता है।
लेकिन ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी के साथ समझौते का प्रयत्न करती है, जिसमें कि मीडिएटर होते हैं मिस्टर सोलोकैम्ब और मिस्टर सोलोकैम्ब। मीडिएटर जो होते हैं मिस्टर सोलोकैम्ब, मिस्टर सोलोकैम्ब, तेज बहादुर सप्रू और एम.एस. जयकर, इनके द्वारा मध्यस्थता की जाती है। उसमें भारत के गवर्नर होते हैं लॉर्ड इरविन। 1930 के दौरान भारत के गवर्नर लॉर्ड इरविन होते हैं। तो लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच समझौते का प्रयत्न चलता रहता है और यह समझौता एक अंततः 17 फरवरी 1931 को बैठक होती है। 17 फरवरी 1931 को बैठक होती है। किसके बीच? लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच एक बैठक होती है और इस बैठक में 5 मार्च 1931 को समझौता संपन्न हो जाता है, जिसको कि गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। अब गांधी इरविन समझौता संपन्न हो जाता है, लेकिन गांधी इरविन समझौता जो संपन्न होता है इसका बुरा असर पड़ता है। एक तरफ भारतीयों ने सोचा कि गांधी ने भारत को ब्रिटेन के हाथों बेच दिया है, वहीं ब्रिटेन ने सोचा कि इरविन ने ब्रिटेन को भारत के हाथों बेच दिया है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और आंदोलन जो होता है स्थगित हो जाता है। लेकिन अप्रैल 1931 में लॉर्ड इरविन को फिर वापस बुला लिया जाता है। जैसे समझौता लॉर्ड इरविन करता है गांधी के साथ, ब्रिटिश सरकार रुष्ट हो जाती है और ब्रिटिश सरकार लॉर्ड इरविन को अप्रैल में वापस बुला लेती है और लॉर्ड इरविन की जगह अब भारत के गवर्नर बनकर आते हैं लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर बनकर आते हैं, गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, या इनको हम वायसराय भी कह सकते हैं। लेकिन लॉर्ड विलिंगटन जो होते हैं उनकी समझौते में कोई रुचि नहीं होती है, वह समझौते का उल्लंघन कर देते हैं और जहां भी सभाएं होती हैं वहां लाठीचार्ज, गोली चलाना आम बात हो गई थी, लोगों की गिरफ्तारी करना आम बात हो गई थी। लॉर्ड विलिंगटन ने समझौते में कोई रुचि नहीं ली। वही महात्मा गांधी 1932 में द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी कोई सफलता नहीं मिलती है। उनको बैरंग खाली हाथ वापस भारत आना पड़ता है। और महात्मा गांधी यहाँ की परिस्थितियाँ देखते हैं और वह आंदोलन फिर से शुरू करने का आह्वान कर देते हैं। तो यह आंदोलन चलता रहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है यह चलता रहता है और अंततः जब कार्यकर्ताओं में उत्साह खत्म हो जाता है, सारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हो जाते हैं, अब भीड़ कहीं दिखती नहीं है, तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? अप्रैल 1934 में इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। इसके पश्चात 1934 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम लाया जाता है और इस भारतीय शासन अधिनियम के तहत संघात्मक शासन व्यवस्था की नींव डाली जाती है और 1937 में चुनाव होते हैं। 1937 में 11 प्रांतों के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें कि 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है और 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है और 1 प्रांत में कांग्रेस और अन्य की मिलीजुली सरकार बनती है। 11 प्रांतों में सरकार बनती है और 1937 में जब सरकार का गठन हो जाता है, विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय सरकारों का गठन हो जाता है, तो वहीं 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है।
1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत सरकार या कांग्रेसियों से परामर्श नहीं लिया था, कांग्रेसियों से कोई परामर्श नहीं लिया था। परिणाम यह होता है कि 1940 में महात्मा गांधी फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं 1940 में। फिर 1942 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन का भी विरोध होता है। परिणाम यह होता है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से तंग आकर महात्मा गांधी अब आंदोलन शुरू कर देते हैं। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को पारित हो जाता है। बम्बई के ग्वालियर टैंक में करीब हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई थी और बम्बई के ग्वालियर टैंक से ही महात्मा गांधी इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और फिर 9 अगस्त 1942 को सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है। लेकिन फिर भी इस आंदोलन में काफ़ी हिंसाएं होती हैं। रेल की पटरियां उखाड़ी जाती हैं, डाकखाने लूटे जाते हैं, बैंक लूटे जाते हैं, सरकारी इमारतें ध्वस्त किए जाते हैं और कहीं कहीं समानांतर सरकार बनती है। जैसे कि बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सबसे पहले सरकार बनती है, वहीं सतारा में, भागलपुर में सबसे पहले सरकार बनती है। तो इस तरह से बलिया में, सतारा में और भागलपुर में समानांतर सरकारें स्थापित हो जाती हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यह भी बहुत सफल नहीं रहा। लेकिन इस आंदोलन के पश्चात या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार की हालत काफ़ी तंग हो गई थी और ब्रिटिश सरकार के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति चियांग काई शेक, फ्रांस के पर राष्ट्रमंत्री, विभिन्न देशों का दबाव पड़ रहा था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो भारत को आज़ाद करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। और इसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, फिर यहाँ के 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। फिर संविधान सभा का गठन जब हो जाता है 389 सीटों के लिए संविधान सभा का गठन हो जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग लगातार मांग कर रही थी कि उसके लिए अलग पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। मुस्लिम लीग 1946 से ही प्रत्यक्ष कार्रवाई करना शुरू कर देती है। दंगे शुरू हो जाते हैं और परिणाम यह होता है हिंदू मुस्लिम दंगा पूरे देश में शुरू हो जाता है। फिर 1947 में भारत और पाक का विभाजन होता है। भारत और पाकिस्तान, भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक भारत होता है, दूसरा पाकिस्तान हो जाता है। तो भारत पाक विभाजन 1947 में शुरू हो जाता, 1947 में संपन्न होता है। 14-15 अगस्त मध्य रात को 2 खंड बन जाते हैं, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान बन जाता है 1947 में। तो इस तरह से 1947 तक आते आते भारत से एक नया अंग बन जाता है, पाकिस्तान बन जाता है। वहीं महात्मा गांधी आंदोलन, इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 1947 में उस समय पश्चिम बंगाल में होती है। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि भारत और पाक का बंटवारा मेरे लाश पे होगा। लेकिन महात्मा गांधी की सुनी नहीं जाती है। जो नेहरू होते हैं, जिन्ना होते हैं, ये इनके बीच अंतर विरोध उत्पन्न हो जाता है और भारत 2 भागों में बट जाता है। महात्मा गांधी का आंदोलन जो होता है, उन्होंने जो सत्याग्रह किया था, जो अहिंसक आंदोलन किया था, वह सफल रहता है। महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के आंदोलनों का व्यापक प्रभाव पड़ता है ब्रिटिश सरकार के ऊपर। अंततः ब्रिटिश सरकार को भारत को आज़ाद कर देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद होता है, महात्मा गांधी आज़ादी का सुख नहीं देख पाते हैं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा।
महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारता है। जो नाथूराम गोडसे होता है वह महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारता है और नाथूराम को पकड़ा जाता है। इस षड्यंत्र में या महात्मा गांधी की हत्या में कई लोग शामिल होते हैं, जैसे कि नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल, वीर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़के, शंकर बिष्टैया आदि शामिल होते हैं। सभी लोग महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होते हैं और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या कर देता है और इनको पकड़ लिया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। और 15 जनवरी 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी हो जाती है। 15 जनवरी 1949 को नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी हो जाती है। बाकी जो रहते हैं उनको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। इस तरह से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, या इनको हम महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, इनके जीवन का अंत 30 जनवरी 1948 को हो जाता है। इनका जन्म 1869 में होता है और 1948 में इनकी लीला समाप्त हो जाती है। अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी के ऊपर विभिन्न चिंतकों का प्रभाव या महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे इससे और महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों से अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।